नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने कक्षा 11वीं की विषय हिंदी की काव्यखंड में संकलित पाठ संख्या 7 तोरती पत्थर कविता को पढ़ा था। तोरती पत्थर कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता पढ़ने के पश्चात हमने अर्थ भी जाना था। आज की कक्षा में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, किंतु उससे पहले आइए पुनः एक बार कविता पाठ कर लें और पुनः एक बार उसके सार अर्थ को जान लें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर कविता दिख रही होगी। मैं कविता का वाचन करती हूँ, आप सुने। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप, गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं, जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सिकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। बच्चों, अभी अभी हमने कविता का वाचन किया। कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक मजदूरिन को इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखते हैं। पूरी कविता हमने पढ़ा है, अब आइए हम उसके अर्थ को जानते हैं। तोड़ती पत्थर कविता में निराला जी ने इलाहाबाद के पथ पर भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ने वाली मजदूरिन का यथार्थ चित्रण किया है। वह चिलचिलाती धूप में बैठी अपने हथौड़े से पत्थर पर प्रहार कर रही है। वहाँ किसी प्रकार की कोई छाया नहीं है और न ही कोई छायादार वृक्ष है जहाँ थोड़ी देर बैठकर वह आराम कर ले। अपने कर्म में तत्पर है। उसके जीवन में हृदय का सितार छिन्न भिन्न हो गया है। उन टूटे तारों से ऐसी दर्द भरी ध्वनि निकलती है जिसे सुनकर कवि का हृदय दहल जाता है। उसकी दृष्टि में मार खाकर भी न रो सकने वाली विवशता है, फिर भी वह अपनी मूक भाषा में सब कुछ कह डालती है। कवि को भी बड़ी उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। अपने दुर्भाग्य के बारे में सोचते सोचते वह अचानक चौंक उठती है और माथे का पसीना पोंछकर फिर अपने काम में लग जाती है। पत्थर तोड़ने में ही उसे अपने जीवन की कड़वी सच्चाई का अनुभव होता है। सर्वहारा वर्ग की यही नियति है। वह रात दिन अथक परिश्रम तो करता है, किंतु उसे अपमान और उपेक्षा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। बच्चों, तोड़ती पत्थर कविता पढ़ने के पश्चात और उसके अर्थ को जान लेने के पश्चात यह कविता कहीं से भी काल्पनिक नहीं दिखाई पड़ती। यह एक यथार्थवादी, प्रगतिवादी कविता है। समाज में ये आए दिन हमारे आसपास घटने वाली घटनाओं में इसका चित्रण हम देख सकते हैं। बच्चों, अब हम कविता से
और पूरे पाठ परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिखाई पड़ रहे होंगे। जैसे पहला बिंदु है श्रमिक नारी के जीवन और उसके प्रति समाज की हृदयहीनता का अंकन। कविता में श्रमिक नारी के जीवन का अंकन किया गया है और समाज में उसके प्रति जो हृदयहीनता है लोगों में, उसका चित्रण निराला जी ने किया है। आइए अगले बिंदुओं को देखें। मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली मार्मिक कविता। कविता में मजदूर वर्ग का चित्रण है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन। शोषित समाज, एक समाज में एक वर्ग वह होता है जो शोषण करता है और एक वर्ग वह होता है जो शोषित होता है। निराला जी ने इसी शोषित समाज की बात की है। आगे के महत्वपूर्ण बिंदु में हम देख सकते हैं श्रमिक वर्ग और संपन्न वर्ग। अभी अभी मैंने जिस दो वर्ग की चर्चा की, ये वही दो वर्ग हैं, श्रमिक वर्ग और संपन्न वर्ग, दो विरोधी वर्गों का चित्र हम कविता में देखते हैं कि अट्टालिका की बात हो रही है। वो जो बातें अट्टालिका और अट्टालिका में रहने वाले लोगों की है, यही वर्ग संपन्न वर्ग है और सामने जो पत्थर तोड़ रही है वह वर्ग शोषितों का परिचायक है। आगे देखते हैं मजदूर वर्ग के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना। पूरी कविता में निराला अंत में ये कहते हैं कि जिस दृष्टि से वह मजदूरी उन्हें देखती है, उस दृष्टि से उन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। यह कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके हृदय में उस महिला के लिए, इस समाज के लिए संवेदना थी। यही कारण है कि संवेदना के कारण वो सम्मान और समर्पण की भावना रखते हैं। आगे के महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे। निराला छायावाद के प्रमुख कवि। बच्चों, छायावाद के प्रमुख कवियों में निराला का नाम आता है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ निराला के विषय में हमने यही लिखा है कि निराला एक छायावादी कवि थे। हालांकि कविता तोड़ती पत्थर छायावाद से और आगे निकल गई, आने वाले प्रगतिवाद की वह जमीन तैयार कर दी थी। आगे देखते हैं। तोड़ती पत्थर कविता कविता संग्रह अनामिका में संकलित एक प्रगतिवादी कविता है। मैंने अभी अभी कहा था कि छायावादी कवि थे निराला, किंतु कुछ रचनाएं उनकी प्रगतिवाद को भी ध्वनित करती है। तोड़ती पत्थर एक प्रगतिवादी कविता का स्वर उसमें सुनाई पड़ता है। अनामिका में यह कविता संकलित है। प्रगतिवादी काव्य की मूल प्रवृत्ति। बच्चों, प्रगतिवादी काव्य की क्या मूल प्रवृत्ति है, हम यह भी जान लेंगे। शोषित और सर्वहारा वर्ग का यथार्थ चित्रण। यहाँ एक टाइपिंग एरर है बच्चों, यथार्थ को यथार्थ लिखा गया है, हम इसे यथार्थ ही पढ़ेंगे। शोषित और सर्वहारा वर्ग का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी काव्यों में दिखाई पड़ता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर करारी चोट। निराला ने अपनी रचनाओं में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर करारी चोट की है। सामाजिक असमान व्यवस्था पर व्यंग। समाज में जो 2 तरह के वर्ग हैं, उस व्यवस्था पर निराला ने व्यंग किया है। छायावाद की चर्चा हो रही थी। यदि हम छायावाद की चर्चा कर रहे हैं तो हमें यह भी जानना चाहिए कि छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। छायावाद का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका में किया था। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं को भी हम जानेंगे। छायावाद की प्रमुख विशेषताओं में मानवीकरण, सांस्कृतिक जागरण, नारी प्रेम, कल्पना की प्रधानता, सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, राष्ट्र प्रेम आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। छायावाद का समय
अगर छायावाद के समय की बात करें तो यह आधुनिक काल के अंतर्गत आता है और उसके बाद द्विवेदी युग के बाद तृतीय स्थान पर छायावाद का समय माना जाता है, जो कि लगभग 1918-20 से शुरू होता है और 1936 तक इसे माना जाता है कि छायावाद का समय 1920 से 36 तक का समय रहा है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों की चर्चा मैंने पूर्व में ही कर दी थी, पुनः हम पढ़ लेते हैं। प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा, ये 4 छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं। भाषा की बात करें तो निराला ने भावानुकूल, कोमलता, पौरुष, संस्कृत के समाज प्रधान शब्दावली का प्रयोग अपनी भाषा और कविताओं में और अन्य रचनाओं में किया है। कविता पढ़ने के क्रम में हमने देखा भी है कि कई संस्कृत निष्ठ शब्दावलियाँ आई हैं। अलंकार और प्रगीत दोनों की चर्चा इस कविता के माध्यम से हमें करनी चाहिए। चूँकि तोड़ती पत्थर कविता में एक गेयता है, इसलिए इसे प्रगीत भी कहेंगे। कथात्मक गेयता प्रगीत का एक विशेष लक्षण है कि वह कथात्मक होती है। काव्य होने के साथ साथ वह गेय होता है। गेय अर्थात जो गाया जा सके। अब अलंकार की अगर हम चर्चा करें तो कविता में एक पंक्ति है, सजा सहज सितार। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार हमें दिखाई पड़ता है। अलंकार किसे कहते हैं? अगर अलंकार की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। बच्चों, हमारी कविता तोड़ती पत्थर जिसे हम पढ़ रहे हैं, इसमें कई अलंकार आए हैं। जैसे एक पंक्ति थी, सजा सहज सितार, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है जहाँ एक ही वर्णों की बार बार आवृत्ति की जाए, वहाँ अलंकार अनुप्रास होता है। इसमें सजा, सहज, सितार तीनों में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। एक अन्य अलंकार है रूपक। आपको पंक्ति दिख रही होगी, पंक्ति है, गुरु हथौड़ा हाथ। रूपक का अर्थ होता है जहाँ उपमेय और उपमान एक हो जाए, उसे रूपक कहते हैं। गुरु हथौड़ा हाथ, यहाँ रूपक है। एक अन्य अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का एक लक्षण है कि जहाँ ज्यों, जिमी, मानो जैसे शब्द आते हैं वह उत्प्रेक्षा अलंकार के होते हैं। बच्चों, यहाँ पंक्ति है, रुई ज्यों जलती हुई भू। भू जो है यानी भूमि जो है वह किसके समान जल रही है? रुई के समान। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। बच्चों, हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा, समझा और जाना। अब आइए हम कुछ शब्द निधि देखते हैं। चूँकि कविताओं में कई ऐसे शब्द आए हैं जो थोड़े क्लिष्ट हैं, तो उनका अर्थ हमें जान लेना चाहिए। आपको स्क्रीन पर कुछ शब्द दिख रहे होंगे। आइए उन शब्दों का हम अर्थ जान लें। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनसे आप पूर्व परिचित हैं, किंतु कुछ शब्द ऐसे हैं जिसे हम आज जानेंगे। जैसे पहला शब्द है पथ। पथ का अर्थ होता है रास्ता, ये आपको जरूर पता होगा। एक अन्य शब्द है श्याम तन। श्याम तन का अर्थ होता है सांवला शरीर। अगला शब्द है कर्मरत मन। कर्मरत यानी काम में लीन, मन। कर्मरत मन अर्थात काम में लीन मन। अगला शब्द है गुरु। गुरु का अर्थ होता है बड़ा। तरु मालिका। तरु मालिका का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति। तरु का अर्थ हम पहले से जानते हैं, पेड़। और तरु मालिका जब शब्द आता है तो उसका अर्थ हो जाता है पेड़ों की पंक्ति। एक अन्य शब्द है अट्टालिका। अट्टालिका का अर्थ होता है ऊंची बहुमंजिला इमारत। प्राकार। बच्चों, एक शब्द होता है प्रकार, जो हम बार बार प्रयोग करते हैं,
यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रकार नहीं, यहाँ प्राकार है। प्राकार का अर्थ होता है चहार दीवारी, जिसे हम बाउंड्री कहते हैं, या परकोटा। आगे एक शब्द है दिवा। दिवा का अर्थ होता है दिन। भू, भू का अर्थ आप जानते होंगे। चलिए हम फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं। भू का अर्थ होता है धरती। सुघर, सुघर का अर्थ होता है सुगठित। गर्द, गर्द का अर्थ होता है धूल। इस सब से भी आप पूर्व परिचित हैं। चिनगी, चिनगी का अर्थ होता है चिनगारी। सीकर, सीकर का अर्थ होता है पसीना। और आखिरी शब्द है छिन्न तार। छिन्न तार का अर्थ होता है तार का टूट जाना, और तार का अर्थ हुआ निरंतरता, यानी किसी भी निरंतरता का टूटना छिन्न तार कहलाता है। तो बच्चों, हमने शब्द निधि के माध्यम से कई शब्दों को जाना। कुछ शब्द ऐसे भी थे जो हम पहले से जानते थे, और कुछ शब्द ऐसे भी थे जिन्हें हम नहीं जानते थे। किंतु आज हमारे शब्दों के खजाना में कुछ और शब्द भी शामिल हो गए हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपने इस पूरी कविता को पढ़ लिया है, समझ लिया है, और कई शब्दों से आप परिचित भी हो लिए हैं। लेकिन हमने अपनी समझ को कहाँ तक पक्की कर ली है, इसकी परीक्षा कैसे करेंगे, इसका मूल्यांकन कैसे करेंगे? तो हम इसका मूल्यांकन स्वमूल्यांकन करेंगे। आइए हम कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखते हैं कि हमने अपनी समझ कितनी पक्की की है। स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिख रहे होंगे। चलिए हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन हैं? विकल्प क जयशंकर प्रसाद, विकल्प ख सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प घ महादेवी वर्मा। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा विकल्प ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? विकल्प क 1897 बसंत पंचमी के दिन महिषादल, बंगाल, विकल्प ख 1911 दरभंगा, बिहार, विकल्प ग 1850 वाराणसी, उत्तर प्रदेश, विकल्प घ 1886 चीरगांव, उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प क 1897 बसंत पंचमी, महिषादल, बंगाल। तीसरा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिताजी का नाम क्या था? विकल्प क रामनरेश त्रिपाठी, विकल्प ख गोपाल चंद्र, विकल्प ग पंडित राम सहाय त्रिपाठी, विकल्प घ विश्वनाथ त्रिपाठी। सही उत्तर होगा विकल्प ग पंडित राम सहाय त्रिपाठी। चौथा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का विवाह कब और किससे हुआ? बच्चों, यहाँ कब टाइप हो गया है, लेकिन सवाल था किससे हुआ। चलिए हम देखते हैं। विकल्प क शिवरानी देवी, विकल्प ख कमला देवी, विकल्प ग अपराजिता देवी, विकल्प घ मनोहरा देवी। सही उत्तर है विकल्प घ मनोहरा देवी। बच्चों, चूँकि प्रश्न कब भी एक शब्द आ गया है, किससे शब्द नहीं लिखा हुआ है, तो कब हुआ हम ये भी जान लेंगे। उनका विवाह 14 वर्ष की अवस्था में हुआ था। चलिए अब हम पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित पहली कविता कौन सी है? विकल्प क तोड़ती पत्थर, विकल्प ख जूही की कली, विकल्प ग सरोज स्मृति, विकल्प घ कुकुरमुत्ता।
सही उत्तर है विकल्प ख, जूही की कली। चलिए अब हम आगे प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न, जूही की कली कविता कब प्रकाशित हुई? अभी अभी हमने जाना था जूही की कली इनकी पहली कविता है। अब हम ये जानेंगे कि यह प्रकाशित कब हुई। चलिए देखते हैं। विकल्प क 1916, विकल्प ख 1921, विकल्प ग 1935, विकल्प घ 1936। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प क 1916। जूही की कली 1916 में आई थी। सातवां प्रश्न है, निराला की पहली कविता संग्रह कौन सी है? हम ध्यान देंगे, पहली कविता की चर्चा है तो वह जूही की कली है, लेकिन यहाँ पहली कविता संग्रह की चर्चा है। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प क परिमल, विकल्प ख गीतिका, विकल्प ग सांध्य काकली, विकल्प घ अनामिका। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प घ अनामिका। अनामिका इनकी पहली कविता संग्रह है। आठवां प्रश्न है, निराला किस काल के कवि हैं? हमने पढ़ा भी था, बहुत चर्चा हुई है इस पर। चलिए विकल्प देखते हैं। विकल्प क छायावाद, विकल्प ख प्रयोगवाद, विकल्प ग प्रगतिवाद, विकल्प घ नई कविता। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। सही उत्तर है विकल्प क छायावाद। निराला छायावाद के कवि थे। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न है, निराला ने पत्थर तोड़ती मजदूरिन को कहाँ देखा? क जहानाबाद, ख इलाहाबाद, ग बंगाल, घ पटना। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प ख इलाहाबाद। आपको याद होगा कविता की पंक्ति है, वह तोड़ती पत्थर जिसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर। तो मजदूरिन को कहाँ देखते हैं निराला? इलाहाबाद। चलिए अब हम 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न है, निराला रचित शोक गीत कौन सा है? चलिए देखते हैं। विकल्प क भिक्षुक, विकल्प ख पुत्र वियोग, विकल्प ग सरोज स्मृति, विकल्प घ अप्सरा। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प ग सरोज स्मृति। चूँकि बच्चों 2 विकल्प दिए गए हैं, हम यह भी जान लें, पुत्र वियोग और सरोज स्मृति, और दोनों ही शोक गीत हैं। किंतु पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है, इसलिए एक दूसरा जब हम देखते हैं सरोज स्मृति एक विकल्प को देखेंगे। निराला की पुत्री थी सरोज और असामयिक मृत्यु के कारण यह रचना रची गई, इसलिए निराला का जो शोक गीत है वह है सरोज स्मृति। चलिए अब हम 11वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निराला के संबंध में सही है? बच्चों प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे कि कौन सा कथन निराला के संबंध में सही है। चलिए देखते हैं। विकल्प क दीनबंधु निराला, क्या निराला को दीनबंधु निराला कहते हैं? विकल्प ख महाप्राण निराला, विकल्प ग क्रांतिकारी एवं विद्रोही कवि, विकल्प घ इनमें से सभी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प घ इनमें से सभी। बच्चों इस प्रश्न में ध्यान देने वाली बात है कि निराला को दीनबंधु निराला भी कहा जाता था। हमने पढ़ा भी था कि निराला दीनों के बंधु कहे जाते थे। हर गरीब की, हर सहायकमंद इंसान की वे मदद किया करते थे, इसलिए उन्हें दीनबंधु निराला कहा जाता है। महाप्राण निराला के विषय में भी हमने चर्चा की थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला को महाप्राण निराला कहा था उनकी महान रचनाओं के कारण। और आगे
एक विकल्प है कि क्रांतिकारी एवं विद्रोही कवि। चूँकि निराला ने साहित्य में कई क्रांतियाँ लाई थी, कई परिवर्तन किए थे, इसलिए उन्हें कबीर के बाद क्रांतिकारी एवं विद्रोही कवि कहा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर चौथा विकल्प सबसे सटीक है कि इनमें से सभी। आइए अब हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता के कवि कौन हैं? विकल्प क आदि कवि वाल्मीकि, विकल्प ख गोस्वामी तुलसीदास, विकल्प ग केशवदास, विकल्प घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही। सही उत्तर है विकल्प घ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है और केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। तो क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? विकल्प क मुकुटधर पांडे, विकल्प ख नामवर सिंह, विकल्प ग नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प घ बच्चन सिंह। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प क मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे ने शारदा पत्रिका में सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। आइए अब हम 14वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 14वां प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान देना है बच्चों। प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है, श्रमिक नारी के जीवन और उसके प्रति समाज की हृदयहीनता का अंकन। विकल्प ख शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन। विकल्प ग मजदूर वर्ग की दयनीय दशा को उभारने वाली मार्मिक कविता। विकल्प घ इनमें से सभी। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही। सही उत्तर है विकल्प घ इनमें से सभी। आइए अब हम 15वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 15वां प्रश्न है, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बच्चों, यहाँ निम्न शब्द गलत टाइप हो गया है। आप इस त्रुटि पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए हम इस त्रुटि को सुधारते हैं उच्चारण से। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? विकल्प क जयशंकर प्रसाद, विकल्प ख सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प ग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प घ राम कुमार वर्मा। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प घ राम कुमार वर्मा। चूँकि बच्चों हमने छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों को पढ़ा था और जाना भी था कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ हैं पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। पंत से सुमित्रा नंदन पंत, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, निराला से तो हम निराला को पढ़ ही रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और जहाँ वर्मा की बात की गई है तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ राम कुमार वर्मा विकल्प में दिया गया है, जबकि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का स्थान है। तो विकल्प घ गलत उत्तर है। चलिए देखते हैं। अब हम आते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? चलिए देखते हैं। विकल्प क परिमल, विकल्प ख नए पत्ते, विकल्प ग अनामिका, विकल्प घ अणिमा। सही उत्तर है विकल्प ग अनामिका। अनामिका में तोड़ती पत्थर संकलित है जिसे हम पढ़ रहे हैं। अब हम 17वें प्रश्न की ओर चलेंगे। सजा सहज सितार में कौन सा अलंकार है? बच्चों
अभी अभी हमने अलंकार को पढ़ा था और कविता में आई हुई पंक्तियों को भी देखा था। प्रश्न हूबहू उन्हीं पंक्तियों को लेकर बना है। सजा सहज सितार, स वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। चलिए पहले विकल्प तलाश लेते हैं। विकल्प क अनुप्रास अलंकार, विकल्प ख यमक अलंकार, विकल्प ग उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प घ उपमा अलंकार। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल बिल्कुल सही। एक ही वर्णों की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है और यहाँ स की आवृत्ति हुई, इसलिए विकल्प क सही उत्तर होगा, अनुप्रास अलंकार। चलिए अब हम 18वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है, रूई ज्यों जलती हुई भू में कौन सा अलंकार है? विकल्प क अनुप्रास अलंकार, विकल्प ख यमक अलंकार, विकल्प ग उत्प्रेक्षा अलंकार, विकल्प घ रूपक अलंकार। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर है विकल्प ग उत्प्रेक्षा अलंकार। हमने इसकी पहचान जानी थी, जहाँ ज्यों जिमी होगा वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। चलिए अब हम 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? प्रश्न है कि कौन सा युग्म, युग्म यानी जोड़ा, जो शब्द दिए गए हैं, जो कविताओं के नाम दिए गए हैं, वे किस तरह की रचनाएं हैं, इससे संबंधित यह प्रश्न है। चलिए हम विकल्पों को देख लेते हैं। विकल्प क कुकुरमुत्ता व्यंग रचना, विकल्प ख सरोज स्मृति शोक गीत, विकल्प ग आराधना भक्ति कविता, विकल्प घ इनमें से सभी। कौन सा युग्म सही है? सही युग्म है विकल्प घ इनमें से सही। कहने का अर्थ यह है कि उपर्युक्त तीनों विकल्प सही हैं, तीनों युग्म सही हैं। कविता कुकुरमुत्ता एक व्यंग रचना है, सरोज स्मृति शोक गीत है और आराधना भक्ति परक कविता है, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प घ होता है, इनमें से सभी। आइए अब हम आखिरी और 20वें प्रश्न को पढ़ते हैं। तोड़ती पत्थर कौन सी विधा है? हमने पूरी कविता पढ़ ली है और मैं जो कह भी रही हूँ आप ध्यान से सुने होंगे। चलिए देख लेते हैं विकल्प। तोड़ती पत्थर कौन सी विधा है? विकल्प क कहानी, विकल्प ख कविता, विकल्प ग नाटक, विकल्प घ जीवनी। क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प ख कविता। बच्चों, अभी अभी हमने इन 20 प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को और पक्का बना लिया है। प्रश्न उत्तर के क्रम में कई अन्य बिंदुओं पर भी हमने चर्चा की थी। आशा है अब आप इस कविता को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बच्चों, अब हम अगली कक्षा में एक अगले विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।